गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने जैसे कि शुरुआत के जो दो वीडियो हैं, शुरुआत का एक स्पेशली एक वीडियो है। उस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, जो सिस्टम ऑडिट रहता है या एमएसए ऑडिट रहता है, उसके फर्स्ट 3 पिलर के बारे में मैंने वहां पर आपको बता दिया था। आज मैं आपको फोर्थ पिलर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि फोर्थ पिलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इस मकसद से क्योंकि ये परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो भी हम अपने कस्टमर को हम जो भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं किसी भी ऑडिट को फेस करते टाइम, वही वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें अपने सप्लायर से चाहिए। तो परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, तो ये 2 पार्ट में है। शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो है परचेजिंग के बारे में, और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी हम जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहुंचेंगे तो हम बताएंगे भी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। अभी हम परचेजिंग पे डिस्कस करते हैं। जिसका जो पहला क्वेश्चन है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए सिस्टम टू अप्रूव सप्लायर एंड ओनली क्वालिटी कैपेबल सप्लायर। मतलब हमारे जो कंपनी में ऐसा क्या सिस्टम है कि हम जो अपना सप्लायर को फाइंड करेंगे, तो किस बेस पे फाइंड करेंगे और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो जो सप्लायर है वो क्वालिटी सप्लायर है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा कि सप्लायर इवैल्यूएशन, सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर असेसमेंट प्रोसेस है क्या, और अगर है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। सप्लायर के एंड में क्यूएमएस का जो सर्टिफिकेशन होता है वो अवेलेबल है क्या नहीं है, वो सब हम यहाँ पर चेक करते हैं। मतलब जो भी हम सप्लायर से रिलेटेड है सिलेक्शन क्राइटेरिया, गुड क्वालिटी सप्लायर सेलेक्ट करने के लिए वो सारे क्राइटेरिया अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसमें स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स अगर हमको देखना है, दिखाना है किसी को, तो सप्लायर से रिलेटेड सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये सब दिखाना है, और क्यूएमएस का सर्टिफिकेट दिखाना है, स्पेशल प्रोसेस दिखाना है। अगर कोई स्पेशल प्रोसेस है सप्लायर के में है तो उसका वो आपको दिखाना है स्पेशल प्रोसेस क्या है। सप्लायर कैपेसिटी एनालिसिस दिखाना है। अब कैपेसिटी एनालिसिस क्या होती है, कैपेसिटी एनालिसिस जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब कैपेसिटी एनालिसिस आप रहेगी तभी तो आप मालूम पड़ेगा कि हमारा अचानक अगर प्रोडक्शन प्लान बढ़ गया तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे। पता चला कि आप जो सप्लायर वो 100% एफिशिएंसी तक बना रहा है, और कभी अचानक आपका प्लान बढ़ जाएगा आपके प्लांट का, तो आपको फिर दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा ना। और अगर सप्लायर आपका 75% या 85% बना रहा होगा, तो उस समय आप थोड़ा अगर आपका प्लान बढ़ भी जाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। अब इसी इसमें देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव कंसीडर्ड, उसके बाद ये कस्टमर हो गया, does the organization have considered TML purchasing and supply chain requirement। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखना रहेगा। अब जैसे क्या हो, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट मिली है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट हम अपने सप्लायर के पास किस वे में पहुंचा रहे हैं। जो कस्टमर से हमें प्लान मिला वो सब सप्लायर तक हम कैसे पहुंचा रहे हैं, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं यहाँ पर हमें उसको मॉनिटर करना है, या हमें वहाँ पर किसी को शो करना है। उसके बाद जो आता है क्वालिटी एंड परचेज एग्रीमेंट साइन अप, क्वालिटी एंड परचेज एग्रीमेंट का साइन अप होना चाहिए, और ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए कि अगर चेंज मैनेजमेंट कहीं पर हुआ है तो उस चेंज मैनेजमेंट का एक कट ऑफ डेट रहेगा, उस कट ऑफ डेट के अगेंस्ट में हर मतलब सब सप्लायर से लेकर के कस्टमर के में ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। कल के डेट में कल कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मालूम रहेगा कि इस बैच का मटेरियल है जिसमें प्रॉब्लम आया है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये मतलब डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश सिस्टम टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ आउटसोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। आउटसोर्स जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या सिस्टम है। तो उसमें क्या होगा, इनकमिंग इंस्पेक्शन चेक शीट हो गया, इनकमिंग इंस्पेक्शन हो गया, इनकमिंग इंस्पेक्शन जहाँ पर टेबल हो गया, जो पार्ट ओके है उसमें ओके टैग हो गया, जो रिजेक्ट हो गया उसमें रिजेक्ट का टैग हो गया, ठीक है।
फिर सप्लायर का प्रोसेस वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन का प्लान हो गया। सब सप्लायर, अगर हम अपने एंड पे जब बात कर रहे हैं तभी इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो सब सप्लायर रहेगा उसके लिए सभी एप्लीकेबल रहेगा, और जो सब सप्लायर के लिए एप्लीकेबल है तो हमारे कस्टमर के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन मेथड हो गया, प्रोसेस एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, सप्लायर ऑडिट प्लान हो गया। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, आर दी एग्रीमेंट मे बी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑन टाइम डिलीवरी इन आउटसोर्स पार्ट एंड फॉलोड। मतलब इसमें क्या रहेगा कि आपका ऑन टाइम डिलीवरी एग्रीमेंट है क्या सप्लायर के साथ, सब सप्लायर के साथ डिलीवरी जो हो रही है उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे कर रहे हैं, तो कुछ ग्राफ वगैरह है क्या, मॉनिटरिंग है, पीपीएम वगैरह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो उसको आप कंटिन्यूसली आपका रिजेक्शन कम सप्लायर दे उसके लिए आप लगातार क्या कर रहे हैं, तभी तो आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 100 पार्ट का रिक्वायरमेंट है और अगर उसमें से 50 पार्ट रिजेक्ट ही हो गया तो फिर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूसली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा तभी तो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिड्यूस WIP स्क्रैप आपके अपने यहाँ पर इन्वेंट्री कम से कम रखना है, तो आपको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पर सारा का सारा कचरा भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेशल ट्रांसपोर्ट आपको इलिमिनेट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक अर्जेंट पड़ गया तो आप फ्लाइट के थ्रू आपको सामान मंगाना पड़ रहा है, उसमें बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये सारे चीजें कंसीडर होनी चाहिए जब आपका उसमें आप सब सप्लायर से पार्ट को ले रहे हैं। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ गया, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश्ड नेसेसरी सबमिशन एंड अप्रूवल रिलीज फॉर द आउटसोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें क्या है कि जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है नेसेसरी सबमिशन अप्रूवल है क्या, मतलब अप्रूव है क्या, तो इसमें क्या रहेगा, PSW रहेगा, साइन अप रहेगा, रिकॉर्ड ऑफ कैपेबिलिटी फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, असेसमेंट ऑफ रिलायबिलिटी DVP रिपोर्ट रहेगा, रिक्वालिफिकेशन चेक एंड रिपोर्ट रहेगा, वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन रिपोर्ट रहेगा फॉर स्पेशल प्रोसेस। अब इसमें स्पेशल प्रोसेस क्या है होती है, जिस भी प्रोसेस का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को सिंपल इंस्पेक्शन के थ्रू वैलिडेट नहीं किया जा सकता कि ये ओके है कि नॉट ओके है, उसके लिए स्पेशल टेस्टिंग मेथड लगता है। तो उन सब प्रोसेस को स्पेशल प्रोसेस बोला जाता है। तो स्पेशल प्रोसेस को आप डायमेंशनली इंस्पेक्शन करके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओके है। उन सब प्रोसेस के प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस को ओके चल रही है कि नहीं चल रही है बताने के लिए वैलिडेशन करना पड़ता है, उसको स्पेशल प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा, आर दी सुटेबल स्टोरेज स्टैंडर्ड अरेंज फॉर आउटसोर्स पार्ट एंड कमिंग पार्ट। मतलब इसमें क्या हो गया कि जो सब सप्लायर से पार्ट आ रहा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब देखना है। पैकेजिंग स्टैंडर्ड वगैरह कैसा है वो देखना है। आपका फीफो सिस्टम वगैरह है कि नहीं है, अगर कहीं कुछ सस्पेक्टेड पार्ट है तो क्वारंटाइन एरिया अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये सब आपको देखना रहता है इसमें। उसके बाद आपको फीफो मेंटेन करना ही है। यहाँ पर फीफो के लिए आप मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम लगा रखे हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन फीफो मेंटेन करने के लिए कान लगाती हैं, तो आपने क्या सिस्टम फॉलो कर रखा है फीफो मेंटेन करने के लिए। MSDS मटेरियल डाटा शीट होती है वो आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट की सेल्फ लाइफ होती है, जो चीज़ों की सेल्फ लाइफ होती है कुछ टाइम के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं, उनका फीफो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, लाइफ खत्म होने के पहले कैसे कंजम्पशन होना चाहिए, ये सारे जो एक सिस्टम होता है ये इसमें आता है। ये सब चीज़ें इसमें वेरीफाई होती है। उसके बाद क्या आ गया आपका, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड वेरिफिकेशन ऑन आउटसोर्स पार्ट एंड सर्विस। मतलब जो आउटसोर्स से पार्ट आ रहा है उसको हम कैसे चेक करते हैं, तो इनकमिंग इंस्पेक्शन से चेक करते हैं। ओके को ओके, जो रिजेक्ट रहेगा रिजेक्ट टैग लगा के कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते
कस्टमर से जो कोई इन्फॉर्मेशन देके कस्टमर से हम उसका एक्शन प्लान या एडी लेते हैं और हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, पीपीएम मॉनिटर करते हैं। मंथली हम कस्टमर को वो पीपीएम भेजते हैं कि आप किस लेवल, किस आपका जो सप्लाई है टॉप 5 में है कि बॉटम 5 में है, ये सब हम इसमें ये दिखाते हैं। तो हमारा जहाँ पर भी इनकमिंग आएगा वहाँ इंस्पेक्शन टेबल होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए, वो इंस्पेक्शन टेबल की लक्स लेवल वगैरह एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है जो 8 क्वेश्चन, दैट द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन एंड स्किल पर्सनल आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड। तो ये बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है क्या, जो क्वालिफाइड सप्लायर है तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल मेथड, एचडी, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पीपैप एंड रिपोर्ट, स्किल मैट्रिक्स, आई चेकअप रिकॉर्ड फॉर क्रिटिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये सब इसमें आ जाता है। उसके बाद आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जब भी आप मटेरियल कोई परचेज करते हैं तो ये रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकमिंग में रिसीव होता है, फिर बाद में प्रोडक्शन में उस पार्ट को बनाते हैं, फिर जो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है, फिर डिस्पैच होता है, फिर कस्टमर इनके पास जाता है। यहाँ जो मतलब कस्टमर तक पहुँचने तक का जो पूरा प्रोसेस होती है, जैसे व्हीकल के थ्रू यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, मनी कैसे लगेगा, कहाँ एक्सपेंडिचर लगेगा, ये सारे प्रोसेस को मॉनिटर करना कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए, डज द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग स्ट्रॉन्ग चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर रेगुलर प्रोडक्शनाइज्ड पार्ट एंड न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। मतलब चेंज मैनेजमेंट कंपनी के पास क्या है, रेगुलर पार्ट के लिए और न्यू पार्ट के लिए। तो इसमें आपको चेंज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताना रहेगा। जो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसका कट ऑफ डेट रहनी चाहिए, कट ऑफ डेट की मॉनिटरिंग रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपका इसमें आ जाएंगे। ट्रैकिंग करना है, अगर आप कहीं पर चेंज होता है उसको ट्रैकिंग करना है। उसके बाद आता है हाउ इज प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन प्लान रहता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ईआरपी सैप के थ्रू करते हैं। तो ये ईआरपी और सैप के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने हमसे अगर 100 पार्ट मांगा है तो हमने 150 पार्ट बना दिया। वो अगर हम 150 पार्ट बना देंगे तो हमारे प्रोसेस में WIP ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, हमको ज़्यादा स्पेस लगेगा। और अगर कस्टमर से के रिक्वायरमेंट से हम काम भी बनाते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो कस्टमर का जो शेड्यूल रहेगा, उस शेड्यूल से हमारा जो प्लान रहना चाहिए वो लाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या डाटा रहता है, उस डाटा को शो करना रहता है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे शो करेंगे, लास्ट 3 ईयर का KPI स्टेटस रिकॉर्ड रहेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा, फिजिकल एंड एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा रहेगा, ERP का स्टॉक लेवल रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग विद कस्टमर शेड्यूल ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सेमी फिनिश मटेरियल एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो सेमी फिनिश मटेरियल है, जैसे कुछ नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये जो इस टाइप के जो सेमी फिनिश मटेरियल है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसके कैसे इसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है कि नहीं है। इसके लिए KPI फॉर डिमांड प्लानिंग एंड इट्स टैग रिकॉर्ड, प्रोक्योरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर लेवल एंड क्वांटिटी, लीड टाइम, ऑर्डर कॉस्टिंग, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि is there flexibility for reacting to change in a customer order quantity and due date। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास ऐसा फिजिबिलिटी है क्या, कल के डेट में कस्टमर का अगर कुछ प्लान फ्लेक्सिबल हो गया, मान लीजिए घट गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं घटने में, पर अचानक बढ़ गया तो आपके लिए क्या प्लान है, क्या बैकअप प्लान है। तो इसीलिए कैपेसिटी प्लानिंग लगती है दोस्तों। कैपेसिटी प्लानिंग कस्टमर हमेशा सप्लायर से क्यों मांगता है, वो इसलिए मांगता है
कि जो ये हमारा सप्लायर है ये कितने % इफिशियंसी सर प्लांट रन कर रहा है। अगर कल हमारा कभी शेड्यूल बढ़ जाएगा तो ये फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर उसने देखा कस्टमर ने कि जो हमारा सप्लायर है ये 100% इफिशियंसी सर रन कर रहा है, तब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है, तो वो अल्टरनेट दूसरा सप्लायर एक और सेलेक्ट करेगा, क्योंकि कभी उसका प्लान बढ़ गया तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कभी भी जो हम कस्टमर को जो कैपेसिटी प्लानिंग देते हैं, कभी भी हमारी 85% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। हम हमेशा 85% तक में ही रहना चाहिए। अगर कैपेसिटी बढ़ चुकी है, हम 100% में बना रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए इन प्लांट में, ताकि हम जब रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे तो हमारी वो 75-80% इफिशियंसी पे प्रोडक्ट रन करने लग जाएगा। रन रेट वगैरह मांगते हैं कस्टमर, इसीलिए मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल आ गया दोस्तों, अगला सवाल क्या आ गया कि जो व्हाट प्रोडक्शन कंसेप्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड सपोजिंग कस्टमर वेयर टू कॉन्टेक्ट। इसके लिए क्या रहता है दोस्तों, एग्जिस्टिंग फ्यूचर एक्सपांशन स्पेस रहता है, करंट प्लांट यूटिलाइजेशन परसेंटेज रहता है, प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड ए प्रोडक्शन फैसिलिटी मैपिंग एंड एविडेंस रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ इज द मटेरियल फ्लो इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड। उसमें क्या रहेगा, फिजिकल सर्वे बेस्ड ऑन सप्लायर प्रोसेस गाइडलाइन विच आर मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, कंटेनर एंड बिन प्लानिंग। मतलब मटेरियल फ्लो में हम कैसे कर रहे हैं, हमारे मटेरियल फ्लो में हम क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास बिन वगैरह है क्या हैंडलिंग के लिए कि नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ आर स्टॉक कीपिंग एंड शिपिंग परफॉर्म, इज स्टॉक कीपिंग सिस्टम यूटिलाइज। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल ऑडिट। ऑडिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, ईआरपी में हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं, और हम जहां भी पार्ट को रखते हैं, पार्ट मॉडल वाइज, पार्ट नंबर वाइज पार्ट को रखते हैं, उसका हम क्वांटिटी लेके रखते हैं, और हम फीफो मेंटेन करते हैं इसके लिए। तो इसलिए पूरा ट्रेस हमारे पार्ट कहाँ पर कितने क्वांटिटी पे रखा हुआ है वो फिजिकल पे तो रहता ही रहता है, वो सारा का सारा हम SAP या ERP में रखते हैं और उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ आर रिटर्नेबल प्रोसेस। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी रिटर्नेबल स्टॉक फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन टू कस्टमर। मतलब प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल ऑडिट, रिटर्नेबल स्टॉक एंड लिस्ट, जो रिटर्न मटेरियल हो रहा है उसका स्टॉक होना चाहिए, उसकी लिस्ट होनी चाहिए, रिटर्नेबल कंडीशन एंड क्लीननेस एंड रिपेयर, ये सब वहां पर होना चाहिए। ओवरऑल प्लांट लेआउट एंड प्रोसेस फैसिलिटी डायरेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी प्रोसेस पैकेजिंग कैपेबिलिटीज इन हाउस। तो ये बोल रहा है कि जो फैसिलिटी रहेगी पैकेजिंग की कैपेबिलिटी की, वो इन हाउस है क्या, और अगर है तो कैसे है पैकेजिंग फैसिलिटी, वो सब मतलब एक पर कस्टमर स्टैंडर्ड है कि नहीं है, वो मटेरियल टू मटेरियल कॉन्टेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें वेरिफिकेशन होती है इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो हमने इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। इसके बाद जो है तो दो टॉपिक बच रहा है, पहला वाला बच रहा है प्रोसेस कंट्रोल, और 5th नंबर जो है, और 6th नंबर बोल रहा है कस्टमर सपोर्ट। तो 5th और 6th तो बड़ा टॉपिक है, पर ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे तो इतना बड़ा भी नहीं है। तो हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे 5th और 6th को हम कवर कर जाए। ठीक है दोस्तों, और ये हो सकता है कि आपको इस वीडियो को समझने के लिए 2 या 3 बार देखना पड़े। तो अगर एक बार में समझ भी नहीं आए तो मैं तो बोलता हूँ कि एक बार और देखिए और इसको समझिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी कस्टमर का ऑडिट कहलाएगा, ये एक फॉर्मेट है, पर ऐसा ही कोई भी कस्टमर रहेगा, रिक्वायरमेंट उनका यही रहेगा। जो हमारा IATF में जो हमारा सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस है, सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीजर में सारे यही रिक्वायरमेंट आएगा
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको एक बार वीडियो देखिए, अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखिए, डेफिनेटली आप समझ पाएंगे इस रिक्वायरमेंट को, जो कि आपके लाइफ को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, ठीक है।